वो कि व्यक्ति कभी अकेला रही ना। यहाँ माँ बाप रहते हैं पर एक टाइम बाद वो जाएंगे, पर उनसे पहले वो दूसरा परिवार तैयार कि उनके जाने का आपको इतना गम ना हो, क्योंकि आपका दूसरा परिवार भी तैयार है। तो True. वो एक साथ मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, पर वो तभी है जब आप उसको संभालने काबिल है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और अनप्लग्ड विद शुभांकर की इस एपिसोड में आज इंट्रोडक्शन हम नहीं देंगे, बल्कि आज उस शख्सियत से उसके बारे में सवाल पूछेंगे कि वो हैं कौन। और इसीलिए जया जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे शेड्स हैं और जब मैं आपका इंटरव्यू करने वाला था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे बात करने वाला हूं। एक कथावाचक से, एक साध्वी से, एक मोटिवेशनल स्पीकर से, एक लव गुरु से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, एक सिंगर से। कौन है जया किशोरी? सब है जया किशोरी। बस साध्वी नहीं हूँ मैं। पर मैं एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी बातें, भगवान की बातें, इन विच एवर फॉर्म, भजन के फॉर्म में, बातों के फॉर्म में, मोटिवेशनल टॉक्स के फॉर्म में, मेरा काम है ये बात आप तक पहुंचाना। उसके लिए आप मुझे कोई भी रास्ता देंगे तो स्पिरिचुअल सेशंस है, कथा है, मोटिवेशनल सेशंस है, भजन्स है, एंड उसके बाद आप और भी मुझे नया बता सकते हैं जो मैंने अभी तक नहीं किया होगा। बट आई एम श्योर ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होने वाली है, नहीं, इसमें आई भी विल डू दैट। बहुत सारे और भी शेड्स आने वाले हैं। एग्जैक्टली, सो आई विल डू दैट। पर मेरा पर्पस एक ही है, उस पर्पस को जो भी वैल्यू ऐड हो सकता करेगा। है कल को एक्ट्रेस जया किशोरी भी आ जाए। पर्पस ऐड नहीं करेगा ना, कैसे करेगा यू बताइए? नेवर नो, शायद एक अच्छा मैसेज वहां से भी चला जाए। कैसे जाएगा? वो मैसेज तो मैं बात करके, करियर और भजन के थ्रू एक्टिंग भी हो ही जाती है आपकी See? इनडायरेक्टली। सो इट्स ऑल डन, बट आई वुडंट कॉल माई सेल्फ एन सो ये एक्ट्रेस। प्रोसेस पहले से था या लाइफ में ऐसा रहा कि एक सपना देखा, पूरा किया, फिर एक नया सपना मिला, रास्ते बनते गए और वो कहते हैं ना, कारवां बनता चला गया? कुछ भी देखा नहीं, चीज़ें दिखती गई, अच्छी लगती गई और मैं उस पर चलती गई। तो मैंने नहीं सोचा कि ये करते हैं या वो करते हैं। सो आई थिंक आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इसके लिए आई एम डूइंग एवरीथिंग, तो ये मेरा पर्पस है। तो मैंने जब भजन गाना शुरू किया तब ऑब्वियसली 6 साल की बच्ची को नहीं था कि मुझे भगवान का नाम दुनिया में लेकर जाना है। ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता। उस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था। सो आई थिंक व्हेन आई वाज 15 और 16 आई रियलाइज्ड नो, ये कुछ अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे कुछ करना अच्छा लग रहा है और इसका होल सोल रीज़न इज़ भगवान। तो उससे रिलेटेड अब जो भी चीज़ें होंगी आई विल डू दैट। मतलब भगवान सेंटर है, उसके इर्द गिर्द सारी जी, चीजें बुनती जाएंगी आप, बिल्कुल, भगवान को नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल नहीं। आपका ओरिजिनल नाम जया किशोरी नहीं, जया शर्मा। जया शर्मा है। सो ये किशोरी कहाँ से आया फिर? ये उसी तरह के आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चों को में लड़के को तो लोग कन्हैया बुला लेते हैं कि हमारे घर का कान्हा है, हाँ। पर बेटियों के लिए शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो किशोरी राधा जी का नाम है, तो उनकी नज़र से कि ये हमारे घर की राधा है। तो जब मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा तो तब आपको होता है ना कि सब एक थोड़ा डिफरेंट नाम होता है डायरेक्टली। जया शर्मा ने, आप किसी का भी अगर देखे, कुछ ना कुछ ऑडिशंस होते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आपको कुछ ऐसे ऐड, जैसे जया शर्मा आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी को लगा था फिर तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद के नाम से ही आगे बढ़ते हैं, तो फिर जया किशोरी के नाम से आगे बढ़े। ये सब प्लान था या बस होता चला गया? क्योंकि सब होता चला मैं गया। कई बार जैसे जब बॉलीवुड के सिंगर्स का पॉडकास्ट करता हूँ मैं या उनसे बात करता हूँ मैं, तो पता लगता है कि आदित्य सिंह बिष्ट बादशाह बन गया, अच्छा, जया शर्मा जया किशोरी हो गई। एक अच्छा नाम लगता है, सरनेम में जो आ रहा है इम्पैक्ट अलग पड़ता है। सो ये एक प्रोसेस था, एक टीम का पार्ट है अभी भी आपके साथ, नहीं हमें तो कुछ या भी नहीं पता इंडिविजुअल था। आपका होता गया? क्योंकि ये आपकी जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल रही है, आपकी पुरानी तस्वीरों से लेकर जब हम नई तस्वीर तक पहुंचते हैं, सो हमें बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। लोग मतलब काफी इंप्रेस होते हैं लोग कि यार अच्छी जर्नी है। बिल्कुल, पर प्लान नहीं था क्योंकि हमें पता नहीं था। मेरे मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो इस फील्ड में है, जो हमें बता सके कि ऐसा होता है वैसा होता है। सो हमारे लिए तो स्टार्टिंग में बहुत ही नया था, स्पेशली कथा, कि कैसे, इसलिए मेरी पहली कथा में मैंने किसी से नहीं सीखा। मैं, मेरे पापा, हम ही किताबें ला रहे हैं, हम ही सीख रहे हैं। बस एक है जिनकी वजह से मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, स्वामी राम सुखदास जी, उनकी कथा सुनी थी, उसी को सुन रहे हैं हम, और उनसे हम किताबें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और हम खुद पढ़ रहे हैं। पर श्रीमद् भागवत के समय आपको पता चल गया, तब तब जाके मैंने श्रीमद् भागवत गुरुजी से सीखा था।
पर उससे पहले तो पता ही नहीं था होता क्या है, करना क्या पड़ता है। अगर आपको कथा करनी है कि मेरी इच्छा हुई मुझे करनी है, कि आप जो सुन रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है पापा, तो मुझे करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, 1.5 साल हमें लग गया इस चीज़ों को समझने में, प्रिपेयर करने में, तब जाकर हमने इसकी शुरुआत करी। सो नथिंग वाज प्लान्ड। आपका घर राजस्थान मुख्यतः जो आपका होम टाउन रहा है, जी, सुजानगढ़। हाँ, वहां से फिर कोलकाता, फिर अब तो मुंबई, दिल्ली सब बराबर हो गया है। जी आपकी जर्नी की तरह आपकी ये भी डेस्टिनी रही है। मेरी जिंदगी ट्रैवलिंग ही रही है। फादर बिजनेसमैन थे? नहीं, फिर जॉब करते थे। जॉब करते थे। फाइनेंस। हाँ, यही मेरे मन में सवाल था, क्योंकि व्यासपीठ पर मैंने जैसे कई सारे लोगों से बात की और कई सारे ऐसे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। कई बार उन्हें शिकायतें भी होती हैं कि ये हमारा खानदानी रहा है, हमारी 30 पीढ़ियां 35 पीढ़ियां इसी काम करते आ रही हैं, और अब कई नए लोग आ रहे हैं सडनली। तो ये व्यासपीठ का इंटरेस्ट आपका था, फादर का था? अगर आपका था तो ये कहाँ से इंस्पायर हुआ? बिकॉज आई डोंट थिंक 6 साल में मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। नहीं, 6 साल की उम्र में मैंने कथा नहीं करी, तब मैंने भजन गाए थे। कथा मैं 12-13 साल की थी तब पहली बार करी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी कथा मायरा, मैंने पहले 3 दिन की कथा करी थी, जिसको हम नानी बाई का मायरा या नरसी का भात तो कहते ये हैं। 3 दिन वाली कथा भी कैसे शुरू हाँ, हुई? मतलब ये इसके पीछे तो कोई तो कहानी होगी। मेरे पापा जिनकी कथा सुनते थे, स्वामी जी मैंने जिनके बारे में बताया, वो करते थे ये। और तब तो वो थे भी नहीं, मतलब उनसे पहले ही उनका देहांत हो चुका था। तो मेरे दादाजी भी उनको सुनते थे, पापा भी। तो वो कैजुअली, जैसे आप घर में किसी को सुन रहे हैं, वैसे उनको उनकी कैसेट आती थी कथा की, सुनते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे। तो उनका एक रूटीन काइंड ऑफ था सुनना। अब रोज़ाना में रोज़ रोज़ नहीं, बच्चे को अच्छा लगता देखना कि मेरे पापा कुछ सुन के रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या एक रूटीन वाइज उनका कुछ चल रहा है। तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि चल क्या रहा है, ये क्या सुन रहे हो, मुझे सुनाओ। उससे पहले मैंने भजन शुरू कर दिए थे, मेरी रुचि भगवान में थी, मुझे अच्छा लगता था भगवान के बारे में जानना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सुनाया, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड फॉर मी, कि मुझे इतना नहीं समझ आया था सुनने के बाद भी कि ये कोई कथा होती है, ये क्या है। मैंने बस इतना बोला, करते हैं, अच्छा है। वो बस जैसे मैंने कहा करते हैं के बाद 1.5 साल लग गए तो फिर हमें समझ आया कि नहीं, ये जब करते हैं तो ये कथा है, इसको आपको 3 दिन करना पड़ता है। ये व्यासपीठ पे बैठते हैं, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसका एक खान पान होता है कि आप सात्विक खाना के, कि अगर आप कथाकार बन रहे हैं तो आपको कई चीज़ें और समझनी पड़ती है, और वो इतनी जल्दी नहीं समझ आ सकती अगर आप ऐसे माहौल में नहीं हैं। तो वो सब हमें नहीं पता था, वो हमें समझना पड़ा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे यही हैरान कजिन सब करता है। सीए, एमबीए, फाइनेंस में है। मेरे पापा खुद कॉमर्स स्टूडेंट थे, तो हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन बस यही है कि उन्होंने साथ दिया मेरा। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे कि हमें तो पता नहीं कैसे करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, मन है तो देखते हैं, पता करते हैं लोगों से मतलब घर में कैसे आपकी करते चलती हैं। है। हाँ आगे के सवालों के लिए आसान होगा ना मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम फुल ऑन। हाँ, सब पे चढ़ के आप रहते हो कि हाँ। नहीं, बट मेन क्या है ना कि मेरा कनेक्शन सबसे ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम वेरी लविंग। मेरे कजन्स भी है, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो मैं प्लेफुल नहीं हूँ परिवार के अंदर। हाँ जी, मेरे मासी के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, सब कजन्स हैं। मैं प्लेफुल नहीं हूँ, मतलब खेलने मत आओ मेरे पास, खेल कूद नहीं होता मुझसे कि भागा दौड़ी करना है जया दीदी, नहीं नहीं, वो चेतना मेरी बहन है, वो ऐसी है। पर आपको प्यार चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए कोई आपको सुने, कोई आपकी बातों को समझे, आप मेरे पास बहुत है, मेरे पास। तो फिर आप इरिटेट क्यों होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं है? अरे वो मेरे कजन्स थोड़ी है कि मैं उनको बताऊं बैठ के मेरे लाइफ में कौन है कौन नहीं है। आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ जानते नहीं मेरे बारे में। मतलब लिटरली लोगों ने, मैंने आपको लेकर एक पोस्ट डाली थी और उसमें बिल्कुल परेशान करके रख दिया। एक साइड सवाल, तो आई एम श्योर कि आप तो इसे हर जगह फेस करते होगे। और आई थिंक ये हर लड़की की दिक्कत है कि लड़कियों को एक एज के बाद लोग पता नहीं क्यों चाहते हैं कि लड़कों को भी शादी करते हैं कर दो। ऐसा नहीं, लड़कों को भी करते हैं। पर बहुत कम, मुझे तो बहुत लड़के कम ही जो ये शिकायत करते हैं कि हमें शादी के लिए परेशान किया जा रहा है। स्पेशली क्वेश्चंस में लड़कियों को एक एज के बाद लगता नहीं नहीं हो गया, अब घर देखो, अब घर संभालो। और यहाँ शादी के लिए कोई ये नहीं है कि उनको बहुत खुशी है कि मेरी शादी होगी, उनको है कि बहुत हो गया आप करो। तो ये उनका माइंडसेट है। इट्स नॉट दैट दे वांट मी कि अरे शादी हो तो और खुशियाँ आए, ऐसा कुछ है। उनको लग रहा नहीं बहुत हो गया, अब इतने टाइम तक लड़की सिंगल क्यों है, ये थॉट प्रोसेस है। तो वो आप जब मिलते हो आप समझते हो, लड़कियां देख रही होगी उनको पता होगा कि आप कितना भी काम कर लीजिए, आपको कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक आपकी शादी नहीं मैं हो पर्टिकुलर जाती। आप पे नहीं आता हूँ, ये मैं जनरल एक सवाल पूछता हूँ कि
सनातन परंपरा में आमतौर पर यह मानते हैं कि एक वैवाहिक जीवन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो फॉर यू व्हाट इज मैरिज? शादी क्या है? साथ है, किसी एक व्यक्ति का साथ जो अंत समय तक आप सोच रहे हैं रहेगा. क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि किसी रिलेशनशिप में फॉरएवर बातें हैं, आपको पता नहीं है फॉरएवर होगा कि नहीं. पर जब व्यक्ति जब शादी सोचता है तो फॉरएवर ही करता है कि हाँ भाई, सोचता तो यही है कि आप इसीलिए एक रिश्ते में लीगली बंध रहे हैं. उससे पहले आप लीगली नहीं, इमोशनली बंधे हैं. पर लीगली अगर आप बंध रहे हैं तो आप कम से कम काफ़ी % तक आपकी हामी है कि हाँ चलो लाइफ टाइम रहेंगे. उसमें नहीं रहने के बहुत रीजंस हो सकते हैं कि दिक्कतें आ गई, या कई बार ज़रूरी नहीं लाइफ टाइम तक दोनों रहेंगे, कोई एक जल्दी भी जा सकता है, ये सब भी रहता है. पर एक साथ कि अब ये मेरा परिवार है, और भगवान ने इतने सुंदर तरीके से, कहते हैं ना कि समय बांधा है कि इस परिवार को छूटने से पहले आपका दूसरा परिवार तैयार कर देते हैं वो, कि व्यक्ति कभी अकेला रही ना. यहाँ माँ बाप रहते हैं पर एक टाइम बाद वो जाएंगे, पर उनसे पहले वो दूसरा परिवार तैयार कि उनके जाने का आपको इतना गम ना हो, क्योंकि आपका दूसरा परिवार भी तैयार है. तो वो एक साथ मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए. पर वो तभी है जब आप उसको संभालने काबिल है. ओके. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट मैरिड और एनीबडी जस्ट बिकॉज के एज हो गई है, समाज कह रहा है अब तो कर ही लेते हैं. क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है. आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जितना शौक था शादी का अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है. पर मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड. और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी. मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूँगी. मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए, ऐसा चाहिए. एंड देन आई रियलाइज कि वो एक रीज़न था कि आपको वो तामझाम ही दिखता है 3-4 दिन का फंक्शंस, कि हल्दी है, मेहंदी है, संगीत हो रहा है. उसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा कोई. तो इसलिए तो नहीं डरे हुए आप? एग्जैक्टली मैं उसी लिए डरी हुई आसपास के लोगों को देखा कि शादी के बाद क्या होता है. फिल्मों में भी दिखाते हैं कि शादी हो गई, उसके बाद का जो कलेश होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर, तनु वेट्स मनु पार्ट 2, अदरक सा बढ़ रहा है याद भी. इसने ये कहा सच है, क्योंकि इट्स वेरी टफ है ना, बहुत टफ होता है ये. कोई बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है. और मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद ना वो प्यार तो एक बैक सीट ले लेता है. उसके बाद आप दोनों लाइफ को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हो वो बहुत मायने रखता है. और उसमें आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका ग्रोथ, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है. उससे पहले तो देखिए सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि अच्छी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, जवानी है, एंड दिस एंड दैट. बट शादी के बाद वो चीज़ें बहुत कम रह जाती है. और उसके बाद वो लाइफ को, वो स्पार्क को ज़िंदा रखना इज़ एफर्ट्स. ट्रू. तो म्यूचुअल एफर्ट्स, एग्जैक्टली म्यूचुअल एफर्ट्स. बट एक इसमें एडिशन है कि लड़कियों की लाइफ बहुत चेंज होती है. ओके. बहुत ज़्यादा चेंज होती है. एक तो आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप घर बार छोड़ के जा रहे हो, आप किसी एकदम नए घर में, भले आप एक व्यक्ति को उसमें जानते हो, लव मैरिज हो तो आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, अरेंज मैरिज हो एक व्यक्ति को थोड़ा जानते हो, बाकी आप किसी को नहीं जानते. आप उसके घर को नहीं जानते, आप उसके घर के, सबके अपने नियम है, आप उनके नियमों को नहीं जानते. आपके लिए एक नई दुनिया है वो. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है. दूसरा, जब आप एक ऐसी औरत है जो बहुत एम्बिशियस है, जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है. जो उसको पता है उसको करना पड़ेगा. अभी दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी भी है तो वो बहुत एक्सेप्शंस होंगे जो मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको वो चीज़ हो. तो वो डर ने मुझे अभी बहुत